क्या चीज़ डॉक्टर साहब ने मुख्तलिफ की आपसे? बिकॉज जब आप थे और आपको हटाया गया तो हमें बताया गया कि जी बस बातें ठीक नहीं हैं, शायद आपकी पॉलिसी गलत है, सब कुछ है, और आप डॉलर में मार्केट खोल रहे हैं, आप पेट्रोल की कीमतें बढ़ा रहे हैं, सो यू हैव इंकर्ड द रॉथ ऑफ पीपल हु मैटर। लेकिन फिर हमने देखा कि वही चीज़ें सारी हुई। तो पहले तो ये बताएं, डॉक्टर साहब की पॉलिसी में और आपकी पॉलिसी में फ़र्क क्या था, अगर कोई था तो? शुक्रिया मालिक साहब। देखिए, मैं जब वज़ीर बना हूँ अप्रैल में, तो वज़ीर आज़म साहब की मर्ज़ी से और उनकी इजाज़त से मैंने फ़ौरन IMF से बातचीत शुरू की। और पहली उनकी ये बात थी कि जो खान साहब ने वो दिए रखे थे डीज़ल और पेट्रोल के ऊपर जो लंबे लंबे नुकसान कर रहा था हुकूमत, और जो डिस्काउंट्स दे रखे थे जिसके तहत 70 रुपये तकरीबन डीज़ल पर नुकसान हो रहा था और पर लीटर, और 40 रुपये पेट्रोल पे पर लीटर नुकसान हो रहा था, वो बंद किया जाए। उस पर मुझे 2 महीने लगे इजाज़त लेने में तमाम स्टेक होल्डर्स से, और 2 महीने के बाद हमने वो बंद किया, बजट पेश किया और IMF से इजाज़त ले ली। हमने ज़ाहिर है कि रुपए के हमारे पास डॉलर के इतने ज़खायर नहीं थे, और मैं इस मूड में था भी नहीं कि मैं डॉलर्स मार्केट में डाल के रुपए को मजबूत करूं। और मुझे ये भी पता थी कि मैं अगर आर्टिफिशियली रुपए को मजबूत करता हूं तो उससे मेरा एक्सपोर्ट कम हो जाता है, उससे मेरी रेमिटेंस के ऊपर असर आ जाता है। तो हमने इसलिए पहला ट्रांच भी लिया, 8वां और 9वां रिव्यू कंप्लीट किया, और 7वां और 8वां रिव्यू कंप्लीट किया, और फिर 9वें रिव्यू पे गए। इस दौरान डॉक्टर साहब हर वक्त ये रोज़ ही टीवी पे जाके बात करते थे कि पेट्रोल सस्ता होना चाहिए, ये सस्ता होना चाहिए, वो सस्ता होना चाहिए, डॉलर नहीं जाना चाहिए, डॉलर 180 का होना चाहिए। और जब डॉक्टर साहब आए उन दिनों में डॉलर ऊपर गया था, क्योंकि कुछ बयानात ऐसे आए थे जिससे लग रहा था कि कुछ तसव्वुफ है हुकूमत में। तो 213-14 पे लेके आ गए थे हम डॉलर को, फिर वो वापस 240 पे गया, फिर 2 दिन में कम भी हुआ, और फिर 229 पे डॉक्टर साहब ने डॉलर को रोक लिया। जब 229 पे इन्होंने डॉलर को रोक लिया बैंकों से कह के, तो उसके बाद रेमिटेंस भी आपकी कम हुई और एक्सपोर्ट भी आपकी कम हुई। और फिर आपको जब एक्सपोर्ट उस महीने तो कम हुई या नहीं हुई, लेकिन आपको फिर ऑर्डर्स नहीं मिलते, क्योंकि आपका जो बायर है, जो आपका जो टेक्सटाइल की मिल का ओनर है यहाँ पे, वो 229 के हिसाब से करता है आपको। और यहाँ पे जो इम्पोर्टेड चीज़ें थी वो महंगी होती रही, क्योंकि आपने चाहे 229 में अगर आपको डॉलर मिले हो, लेकिन आपका रिप्लेसमेंट डॉलर 270 का था, तो आप वो महंगा करते हैं। बहरहाल फिर फरवरी हो गई, इसके अंदर 2-4 महीने तक आपने कहा आई डोंट केयर अबाउट दी IMF और दीगर बातें जो की, तो उसमें 4-5 महीने निकल गए। आपका डिफ़ॉल्ट का रिस्क इधर बढ़ता रहा। जब डिफ़ॉल्ट का रिस्क बढ़ता रहा तो आपके पास डॉलर की डिमांड आ गई, होर्डिंग की डिमांड, कि लोगों को लग रहा था कि खुदा न खास्ता पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट कर देगा, तो लोगों ने डॉलर ख़रीदना शुरू कर दिए, और बहुत सारा डॉलर ख़रीदना शुरू हो गया। 315 रुपये तक का काम हुआ है, 317 में भी काम हुआ है, पाकिस्तान में लोगों ने डॉलर ख़रीदे। अब अल्लाह की मेहरबानी से फिर जब प्राइम मिनिस्टर को लगा कि सर से पानी गुजर रहा है, और उन्होंने एक प्रोग्राम जाके IMF के मैनेजिंग डायरेक्टर से पेरिस में 3 मरतबा मुलाकात की, फिर 3 मरतबा फ़ोन पे बात की, मेरे ख्याल से दीगर ममालिक के वज़राए ख़जाना से बात करी। फिर जब IMF की मैनेजिंग डायरेक्टर ने उनको कहा कि आप और पैसे लेके आएँ, तो उन्होंने इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक के सदर से खुद बात की, $1 बिलियन उनसे भी कमिटमेंट करवाया। जब प्राइम मिनिस्टर ने ये काम किया जो आम तौर पर फाइनेंस मिनिस्टर कर लेते हैं, तो उसके बाद फिर ये हो गया प्रोग्राम। और न सिर्फ ये प्रोग्राम हो गया, बल्कि अल्लाह ताला की मेहरबानी से IMF ने एक नया 9 महीने का प्रोग्राम आपको दे दिया। तो जो हम मिस कर रहे थे, मुझे इस पे हम आते हैं, इस पे मिफ्ता साहब, इस पे हम आते हैं। मैं ज़रा पास्ट की कुछ चीज़ें क्लियर करना चाह रहा हूँ। सितंबर में पाकिस्तान ने सस्पेंड किया ना बातचीत, कि IMF ने बातचीत बंद की थी पाकिस्तान से? नहीं, सच बातचीत तो बंद नहीं हुई थी। आपने डॉलर को रख दिया था 228-229 पे, तो IMF कह रहा था कि आप ये डॉलर ठीक करें तो हम आएंगे। आपने देखा कि जिस दिन हमने ये डॉलर ठीक किया था फरवरी के अंदर, उसके दूसरे दिन IMF ने जो है वो मिशन भेजने का वादा किया था। तो IMF की एक कंडीशन थी कि यार कम से कम आप डॉलर के ऊपर से ये रिस्ट्रिक्शन हटाएं, आप थोड़ी सी। तो ये डॉलर को रिस्ट्रिक्ट करने का फैसला हमें तो ये प्योरली जो था, ये क्या ये तो उनकी डोमेन में नहीं आता स्टेट बैंक की? बिकॉज हमें तो बताया जाता है कि स्टेट बैंक खौफनाक हद तक इंडिपेंडेंट हो गया है, तो गवर्नमेंट के तो हाथ बंद गए हैं, उसका मूड होता है इंटरेस्ट बढ़ा देता है, डॉलर का वो फ्री फ्लोट में जा रहा है। तो फिर क्या स्टेट बैंक के साथ मिल के ये स्टेट बैंक वॉज प्लेइंग विद द फाइनेंस मिनिस्टर?
देखिए, शुरू में जब डॉलर नीचे जा रहा था तो फाइनेंस मिनिस्ट्री इसका क्रेडिट ले रही थी, लेकिन जब डॉलर 229 से जब इन्होंने IMF की शर्त मान के डॉलर को छोड़ा और 270 हुआ, तो फिर हमने वापस ये बात सुनी कि स्टेट बैंक इंडिपेंडेंट हो गया है। तो एक तरफ जब नीचे था तो आप क्रेडिट ले रहे थे, जब चला गया ऊपर। सच्ची बात यह कि स्टेट बैंक इंडिपेंडेंट है और उसको इंडिपेंडेंट काम करने देना चाहिए, लेकिन इतनी इंडिपेंडेंस तो नज़र नहीं आती स्टेट बैंक की प्रैक्टिकली इन द लास्ट ईयर, जितनी के कानून के तौर पर लिखी गई है। मुझे ये बताएं, अगर सितंबर अक्टूबर में हमारा रिव्यू हो जाता तो जो पिछले साल के फिगर्स थे उसमें पाकिस्तान ने अपने टारगेट्स मीट किए हुए थे, तो ज़ाहिर है शराइत कम सख्त होती। जो हमारा रिव्यू वहाँ से मूव कर गया, सितंबर के बजाय अक्टूबर के बजाय चला गया फरवरी में, और अब जाके बात हुई, इसका हमें कितना भुगतना पड़ा है? जो टर्म सख्त हुई हैं इसका क्या इम्पैक्ट हुआ एक्स्ट्रा? बिकॉज मैं इसलिए कह रहा हूँ मिफ्ता साहब कि इस वक्त सारे अपने आप को ना पैट ऑन द बैक कर रहे हैं। देखें, IMF लोग कह रहे थे डिफ़ॉल्ट होगा, ये होगा, PTI ये कह रही थी, हमने डिफ़ॉल्ट बचा लिया। लेकिन डिफ़ॉल्ट के करीब लाने में ये बहुत बड़ा ये फैक्टर नहीं था जो सितंबर से लेके जनवरी तक 6 माह हम भागे दाएं फिर रहे हैं विदाउट अ क्लियर पॉलिसी थिंग। देखिए, जुलाई में जब IMF से डील हो गई थी उसके बाद डिफॉल्ट के चांसेस एकदम खत्म हो गए थे, एकदम मतलब बहुत कम हो गए थे। जुलाई 2022, कुछ ना कुछ जुलाई 2022 किसी जुलाई 2022 में। उसके बाद जब सितंबर में ये क्वार्टर ख़त्म हुआ और अक्टूबर में IMF से अगर निगोशिएट हो जाता और 9th रिव्यू हो जाता तो फिर वो डिफ़ॉल्ट के चांस बढ़ते नहीं। लेकिन जब दिसंबर आई तो उसके बाद से आपने देखा कि 2-3 महीने खिंच गए तो डिफ़ॉल्ट के चांस बढ़ गए। और फिर हम जैसे लोगों ने ये कहा था कि IMF के अलावा कोई राह निजात नहीं है, कोई राह फरार नहीं है। IMF से आप डील कर लें, आप डिफ़ॉल्ट से बच जाएंगे। IMF से डील नहीं करेंगे तो चौथे क्वार्टर इस साल के अंदर जो है वो बहुत मुश्किल हो जाएगा। और ये बात जो है ये मेरे ख्याल से सबको ही पता थी, क्योंकि ये इसमें इकनॉमिक्स की भी ज़रूरत नहीं, तो सिंपल मैथ है कि मतलब आपके नंबरी पैसे ख़त्म हो जाते। तो अब IMF से डील हो गई, ये मसले ख़त्म हो गए। उसके बाद आपने देखा कि दिसंबर वगैरह के अंदर या जनवरी के अंदर जब ये दूसरे ममालिक ने, UAE ने और सऊदी अरब ने 2 और 1 बिलियन 3 बिलियन की बात करी, तो उन्होंने भी मशरूत कर दिया IMF के प्रोग्राम से। तो आपके पास वो भी पैसे 3-4 में 5 महीने से पड़े हुए थे, लेकिन आप उनको ला नहीं सक रहे थे क्योंकि वो IMF से मशरूत थे। इस दौरान ये हुआ कि एक्चुअली डिफ़ॉल्ट की ख़तरे की वजह से पाकिस्तान के अंदर 3-4 चीज़ें हुई हैं। एक तो चूँकि आपने डॉलर आर्टिफिशियली नीचे रखा था तो एक्सपोर्ट कम हुआ। दोयम, आपने जब डॉलर नीचे रखा और ओपन मार्केट और एक्चुअली ओपन मार्केट और इंटरबैंक मार्केट में फ़र्क हुआ तो रेमिटेंस हवाले की तरह आना शुरू हो गई। और तीसरी चीज़ हुई कि कुछ फॉरेन बायर्स को भी डर लगने लगा, तो बहुत सारी कंपनियों ने एक्सपोर्ट के ऑर्डर्स को थोड़ा थोड़ा लूज़ भी किया। उन्होंने हेज कराया, कुछ इंडिया दे दिया, कुछ चाइना दे दिया। और उसके बाद ऑब्वियसली कि एक डिफ़ॉल्ट जब हो रहा होता है, आपको लग रहा होता है, तो लोग डॉलर ख़रीद के रखते हैं कि यार खुदा न खास्ता कुछ हो जाए तो डॉलर ख़रीद लो। तो इन 4 चीज़ों की वजह से नुकसान तो हुए हैं, लेकिन ये बात तो फिर भी ज़रूरी है कहना कि हुकूमत ने बहरहाल फिर आखिर में अपना काम कर लिया। प्राइम मिनिस्टर साहब ने ये काम कर लिया। सऊदी अरब से भी पैसे आ गए, UAE से भी पैसे आ गए, IMF से मोस्ट इंपॉर्टेंटली पैसे आ गए, डील कर ली। और प्राइम मिनिस्टर ने ये काम तो अपना पॉलिटिकल कैपिटल, लेकिन ये तो आप वही बात कह रहे हैं, ये तो आप वही बात कह रहे हैं कि एक मरीज़ की पहले तबीयत इतनी ख़राब कर दो कि उसको वेंटिलेटर पर डालना पड़े, और फिर जब वेंटिलेटर से हटे तो फिर कहें यार मेरे से बेहतरीन तो डॉक्टर कोई नहीं है, देखें मैंने वेंटिलेटर से बंदे को बचाया है। तो वेंटिलेटर पे पहुंचाया भी तो इन्होंने ही है ना। और एक सवाल और, सर वो तो शहबाज शरीफ ने तो नहीं पहुंचाया, शहबाज शरीफ ने तो नहीं पहुंचाया ना। तो किसने पहुंचाया? अब वो खैर मालिक साहब, आप इस्लामाबाद में बैठे हैं ऐवान इख्तिदार के पास, आप मुझसे ज़्यादा जानते हैं। लेकिन ये मेरा तो ख्याल है कि ये मरीज़ को जो है चले वो, लेकिन अभी एक बात है, वो तो अभी डार साहब तो अभी भी मेरा ही नाम ले ले यार, डार साहब तो अभी भी कहते हैं कि 200 से नीचे रियल एक्सचेंज रेट वैल्यू है, और वो कहते हैं मैं नहीं मानता। मिस्टर साहब, एवरीबॉडी हैड टू ईट अ हम्बल पाई इंक्लूडिंग द फाइनेंस मिनिस्टर। पहले ये है, वो है, ड्रामा है, सब कुछ है, और जियो पॉलिटिक्स है सब। अब फाइनली अब सारे शुक्रिया अदा कर रहे हैं। तो जियो पॉलिटिक्स में कोई चेंज नहीं हुई। मुझे नहीं पता क्या कौन सी जियो पॉलिटिकल चेंज हुई है जो सडनली IMF बदल गया है। क्या हमने अपने न्यूक्लियर मिसाइल्स जो हैं वो शॉर्ट रेंज में कर दी हैं? वो भी नहीं हुए। जियो पॉलिटिक्स से मुझे नहीं पता क्या हुआ सब कुछ। तो फिर हुआ क्या है? वो तो अभी भी कहते हैं कि मैं मार्केट बेस्ड रेट्स को नहीं मानता, सब कुछ है। तो फिर हुआ क्या? IMF हो कैसे गया है? और फिर उसके साथ ही मैंने पूछना है, पर्सनल क्वेश्चन है लेकिन आई हैव टू आस्क यू। बड़े लोगों ने कहा था जब भी मिफ्ता साहब आएंगे उनको पूछना, आपको हटाया क्यों? किस बात की नाराजगी थी?
सर, पहला सवाल का जवाब जो आपने पूछा कि IMF में क्यों हुआ है, तो मैं आपको फिर बताऊं कि मतलब कि ये रियली द क्रेडिट गोज टू शहबाज शरीफ। देखें, ये बात मानने की है कि ना सिर्फ पाकिस्तान के दोस्त ये चाहते थे कि हमारा प्रोग्राम हो जाए, पाकिस्तान के मेरे ख्याल से मुखालिफ भी ये चाहते हों कि प्रोग्राम हो जाए। पाकिस्तान जितने बड़े मुल्क को माशी तौर पर अनस्टेबल करना ना इलाके के लिए अच्छा है ना दुनिया के लिए अच्छा है, तो कोई ये नहीं चाहता था। पाकिस्तान के जो दोस्त हैं सऊदी अरब और UAE, उन्होंने तो पैसे डाले ना, लेकिन उन्होंने क्या लिख के दिया कि आप IMF का प्रोग्राम करेंगे तो हम आपको पैसे देंगे। यानी कि अगर आप खुदकुशी की तरफ जा रहे हैं तो हम आपको असला नहीं देंगे, लेकिन अगर आप अपनी मदद आप करने की कोशिश करेंगे तो हम भी आपकी मदद करेंगे। लेकिन आप उस गड्ढे से तो निकले ना। आप उस मतलब जब आप ये कहते हैं कि हमारे पास कोई प्लान बी है, तो लोग हंसते हैं कि भाई प्लान बी तो कोई होता नहीं है, ICU के बाद कौन सा प्लान बी होता है? IMF इज द लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट। व्हाट इज द प्लान बी? देयर इज नो सच थिंग एज अ प्लान बी।